मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, तो कल बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन था ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के। विशेषकर कुछ अच्छे बच्चे थे HCN को लेकर के और NHC। बड़ा अच्छा लगा कि सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ बच्चे उसके बांड और ऑक्टेट में, तो सबसे पहले ऑक्टेट में कंफ्यूजन थे कि कितने की शेयरिंग करेगा। सबसे पहली बात बेटा आप लोग देखो, अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे टॉपिक को बढ़ाऊंगा। पहले डाउट क्लियर हो जाए। नाइट्रोजन है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ठीक है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जैसे हाइड्रोजन, क्लियर है, तब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये हो गया HNH, अब ये H हो गया, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा है, अगर वो 2 है तो इसे हम कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन केवल 3 ही बॉन्ड बना सकता है। नहीं, नाइट्रोजन 4 बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 4। अब आप ये देखो, अब हमारे पास हमने नाइट्रोजन को कुछ ऐसे किया, ऐसे अमोनिया हमने ले लिया, ये तो 3 बॉन्ड बन गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा, लेकिन इसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन हंग्री, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जैसे H+ आता है, तो भाई हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो गायब हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, H+ आ गया। अब ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या अंतर है? कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल एक एटम का होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो क्या हुआ? डोनर कहलाया। क्या कहलाया? डोनर। और जो ले रहा है वो एक्सेप्टर कहलाया। ठीक है ना। अब चूंकि अब पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया है? देखो, पहले क्या था? ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नाइट्रोजन पर था, अब ये शेयर हो गया, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज पूरे अमोनियम पर, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? अमोनियम आयन। अब देखो, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 तो 4 तो 6 और 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये तो नाइट्रोजन की केस है कि आप जान लो कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड नहीं बल्कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अब हम देखते हैं HCN। ठीक है। HCN में हम देखते हैं HCN, ये बेटा कौन सा है? सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम। अब आप देखो, यहां पर देखो, C में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? कार्बन में 4। हाइड्रोजन 1 होता है और उसको शेयरिंग 1 का करेगा। देखो, हाइड्रोजन के हीलियम का स्ट्रक्चर मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इसके पास, अब कार्बन के पास कितने हो गए? 3 है और 2 5, और नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो यहां से देखो, तो ये मिल गया आपका ये। ठीक है। अब यहां पर ये देखो,
सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। तो ये बन गया, देखो 6 हो गए और 2 8, कार्बन का 8 पूरा हो गया। देखो 6 और 2 8, इसका हो गया और इसका 2 हो गया, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन तो ऑक्टेट लेता नहीं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर मिला HC111N, 4 बॉन्ड बना लिया। अब हम आते हैं HNC, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ये क्या है? नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 5, अभी आपने दिखाया। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बना लिया। अब इसके पास कितने बचे? 4 बचे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। अब देखिए, अगर ये ऐसे, इसको अलग से दिखाओ, ये और ये। अब देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई ना। अब यहां पर नाइट्रोजन तो क्या हुआ? अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। 4 2 6 और 2 8, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। लेकिन कार्बन में कितना आया? कार्बन में केवल 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ये जो शेयर किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? ये कोऑर्डिनेट करेगा। क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस तरह से भी इसका देखो 8 नाइट्रोजन का भी हो गया और 8 कार्बन का, जिसका स्ट्रक्चर मिला N। ये 2 तो बना लिया, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है, राइट। इसीलिए चूंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, इसलिए इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। चूंकि दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए हम दिखाते नहीं, ऐसे दिखाते हैं। अब क्लियर हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। कुछ स्टूडेंट, अब देखो मिसकंसेप्शन आप लोग क्या करते हो? मिसकंसेप्शन में ये होता है कि आप कहते हो चलो साहब हमने ये कर लिया नाइट्रोजन, हमने कार्बन का, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर कर लिया या 4 इलेक्ट्रॉन से कर लिया। भाई इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना, 8 तो यही हो गया, तो 10 हो गया। और नाइट्रोजन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, आप लोग कहते हो कि चलो 3 इलेक्ट्रॉन का कर दें, तो इस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका देखो नाइट्रोजन में 6 और 2 8 और 1 9, नाइट्रोजन में कितना हो गया? 9। तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, मिसकंसेप्शन है। अब यहाँ पर निकालना है किसका? कार्बन का, ठीक है ना। अब यहां पर HCl में कार्बन का निकालना है। 1 + x - 3 = 0। तो x = क्या आएगा? +2। NHC, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 1 - 3 + x = क्या आ जाएगा? +2 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत अब इसमें नहीं होनी चाहिए। अब एक स्टूडेंट पूछा है कि सर मोल कंसेप्ट में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट नहीं करने आ रहा है। चलिए वो डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, सपोज करो हमने क्वेश्चन दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन, ठीक है ना। यहां पर आप आ जाइए, इन 8 ग्राम ऑफ CH4 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ, ठीक है ना, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। बेटा देखो, मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप क्या हो जाएगा CH4, और एक CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा। अब मोल क्या होता है, वेट अपॉन, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na इंटू नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। मोल का एक फार्मूला है, 8 CH4 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 12 और 4 16 इंटू अवोगैड्रो नंबर क्या करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23 इंटू, अब हम क्या करें प्रोटॉन को करें, प्रोटॉन को, ठीक है ना, इंटू। तो प्रोटॉन में देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्रोटॉन कितने होंगे 6 और न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये भी 6 होगा क्योंकि C6H12 होता है नॉर्मल कार्बन, तो सारे 6 हो गए। प्लस हाइड्रोजन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और हाइड्रोजन में देखो न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता है। तो प्रोटॉन तो कितने हाइड्रोजन है CH4 4, तो 1 इंटू 4 1 इंटू 4, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 0। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6 और 4 10। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर दोगे हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 आ जाएगा, 10 टू द पावर 24 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8/16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23 इंटू 6 कर लो, तो कितना आ जाएगा 0.5 3 18 10 टू द पावर 24 आ जाएगा। देख ले, चेक कर लेता हूं। 10 टू द पावर 23 इंटू 6 3 18 18
10 टू द पावर क्या 23 या 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24, सही है। इस तरह से आप निकाल लोगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, मोल निकाल लो, मोल के बाद नंबर निकालो, नंबर के बाद देख लो कि एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने न्यूट्रॉन है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आज की टॉपिक पर। एक चीज हम और आपको बता दें ऑक्सीडेशन नंबर में कि जैसे हमने दे दिया HCl, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कैलकुलेशन तो आ ही जाएगा, लेकिन एक अनुमान बात निकालो, इसमें ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, इसका माइनस होगा, और इसके रेस्पेक्ट में बाकी सबका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक का नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इसकी 2.5 है और इसका 2.1 है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग एक थोड़ा सा लिख लेना कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, एक लाइन हम बता दे रहे हैं, इसे पूरा होगा। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है नहीं, फ्लोरीन तो नीचे आएगा ना। ठीक है, ये हमेशा इसका क्या होता है 4.00 मान लिया गया है। अब 0.5 कम करते चले जाओ, 3.5, ये हो जाएगा 3.00, ये कितना हो जाएगा 2.5, ये कितना हो जाएगा 2.00, ये कितना हो जाएगा 1.5, और ये क्या हो जाएगा 1.00। नीचे जाओगे इस ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी सब में। ठीक है ना, जैसे क्लोरीन हमने यहाँ पर दे दिया, ये 3 हो गया, और ब्रोमीन दे दिया, ये 2.8 हो गया, आयोडीन दे दिया तो 2.4 हो गया। तो ये चीजें आपको याद रख लेना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ईएन से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, ईएन। तो यहाँ पर इसको क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। मैंने बताया था ना कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या नेगेटिव होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन होता है, और इस ग्रुप में जाओगे नीचे तो कम होता चला जाएगा, सबके नीचे जाओगे तो कम होता जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे आपने यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है 0.6, ठीक है ना, पोटेशियम है 0.55, बस ऐसे कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बता सकते हो कि किस पर पॉजिटिव होगा, किस पर नेगेटिव होगा, और कितना होगा वो कैलकुलेशन से आ जाएगा। अब हम कल आपको पढ़ा रहे थे बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आगे कुछ करते हैं। हाँ, Ag प्लस NO3 निगेटिव प्लस H। अगला अब चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बैलेंस किया जाता है, उसे देखें। Ag प्लस NO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये आया Ag पॉजिटिव प्लस क्या दिया हुआ है भाई, NO प्लस H2O, NO प्लस H2O। हम H और H2O को कुछ नहीं, इसमें अपने आप आ जाएगा, अपने आप से बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1, जो चार्ज है वही। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5, ऑक्सीजन का क्या है -2, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 है, और यहाँ पर क्या है +2।
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, अब हम उठाते हैं Ag से Ag पॉजिटिव, ठीक है ना। इंक्रीज कितना हुआ, बाई 1 यूनिट। पॉजिटिव चार्ज कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। NO3 नेगेटिव से क्या आया, NO, यहाँ पर क्या है +5, यहाँ पर क्या है डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ कितना, बाई 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इसमें करो, 3 का इसमें करो, तो क्या आ जाएगा 3Ag प्लस NO3 नेगेटिव, H और OH तो अपने आप आ जाएगा, गिव्स 3Ag पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा NO। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन कितना है 3, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके दूसरी ओर उतना ही क्या करोगे H2O, 2H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, कितना आ जाएगा +4H+। देखो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए एक और हम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, Zn + HNO3। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन में लिखे तो Zn प्लस H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस NO2 प्लस H2O। कर लें, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पर देखना यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये हो गया 0, ये हो गया +5, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, और ये 0 से +2 आया है, यहाँ पर क्या है +5 है, यहाँ पर क्या है +4 है। H और H2O को नहीं टच करते हैं, अपने आप आ जाएगा, लिख लो Zn प्लस NO3 से आया Zn2 पॉजिटिव प्लस, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, इसका मतलब यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है। जितना इधर ज़्यादा होगा उतना NO3 इधर जोड़ देंगे, सिंपल मेथड। जहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर जोड़ेंगे। क्लियर। अब आप ये देखो NO2 ये +4 है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, +5 से क्या हो रहा है +4, कम हो रहा है रिडक्शन। अब उठाते हैं Zn से क्या आया Zn2 पॉजिटिव
कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाई 2 यूनिट। आप देखो NO3 नेगेटिव से क्या आया, NO2 +4, ठीक है ना, +5, डिक्रीज कितना हुआ बाई 1 यूनिट, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा Zn +2 NO3 नेगेटिव, ये आ जाएगा Zn 2 पॉजिटिव +2 NO2, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितना है 3 दूना के 6, और यहां पर कितना है 4, कितना ऑक्सीजन, चूंकि हम मल्टीप्लाई करते तो एच तो इसी के साथ आ रहा है ना, तो 2 के साथ 2h भी हो जाता, ये वाला h बेटा इसी से निकला है ना। अब आप ये देखो, छोड़ो, प्लस हमें कितना आ जाएगा 2H2, बैलेंस हो गया, 4 और 2 6। तो यहां पर हमारे पास H को बैलेंस करने के लिए क्या 4H पॉजिटिव करते। अब सारे रिएक्शन को जोड़ो तो देखो ये आ जाएगा Zn प्लस 4H को हम पहले लिख ले सुविधा के लिए, +2 NO3 नेगेटिव। अब देखो बेटा Zn के साथ एक्स्ट्रा NO3 कितना है 2 NO3, क्योंकि ये NO3 इसको बैलेंस किया है, ये तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा यहां जोड़ोगे तो यहां भी जोड़ोगे तो 2NO यहां फिर से हम और जोड़ दे 2NO3 नेगेटिव, अब ये ट्वाइस हो गया, प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो देखो बेटा 4H प्लस 4NO3 मिलके क्या हो गए 4HNO3, क्या मिल गया 4HNO3। अब देखिए बैलेंस हो गया, ठीक है। ये रहा बैलेंसिंग, यहां पर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट हम आप चलते हैं फिर से स्टोइकियोमेट्री में। कितना हो गया 29 मिनट हैं 29। आज के कैलकुलेशन में हम कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, इसको हम शॉर्ट में ई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। पहला है फॉर एलिमेंट, फॉर एलिमेंट इक्विवेलेंट, एक किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
तो यहाँ पर हमेशा E इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, अपन क्या हो जाएगा, वैलेंसी। ठीक है ना। अब जैसे कैल्शियम का निकालना है तो क्या होता है, कैल्शियम का बोलो भाई 20 होता है, 2882, ये वैलेंसी की क्या हो गई 2, और तब ई कैल्शियम इजकल टू एटॉमिक मास कितना होता है 40/2 इजकल टू 20। ऑक्सीजन का करें तो क्या होता है 2 और 6, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, बोलो वैलेंसी हो जाएगी 8 - 6 इक्वल टू 2। तो E ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 3। ठीक है ना। अब Cl का निकालना है तो Cl का कितना होता है 287, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। अब ECl निकालोगे तो क्या हो जाएगा 35.5/1 इक्वल टू 35.5। ये सिंपल तरीका है किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। ठीक है ना। अब आप देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन निकालना होगा किसी आयन का, तो क्या करोगे, फार्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन आयन। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन इजकल टू ई आयन हम कर सकते हैं फार्मूला मास अपॉन चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज लिख सकती हो, नंबर ऑफ चार्जेस कितना है 1 चार्ज, 1 पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है ना। अब Na पॉजिटिव है, ठीक है ना, E Na पॉजिटिव इक्वल टू इसका Na का कितना होता है एटॉमिक मास, ठीक है ना 23, चार्ज कितना कितना आ जाएगा 23 ही आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम सल्फेट आयन ले लें SO4 2 नेगेटिव, E SO4 2 नेगेटिव, तो बेटा देखो यहाँ पर सल्फर का कितना हो जाएगा 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 64 64, ये टोटल कितना हो जाएगा 96। हाँ अब इसका क्या हो जाएगा 96 बाई ये चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, अरे 32 64, हाँ तो ये इसका कितना आ जाएगा 96 48 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप किसी भी आयन का आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी इसका इक्विवेलेंट कंसेप्ट हम कल पढ़ाएंगे जो डिटेल में। ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।